गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में पार्ट 2 है हम लोगों का। इससे पहले हम लोग पदार्थ के बारे में कुछ पढ़े थे और आज हम लोग पदार्थ से आगे शुरू करेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है यह देख लेंगे और इसके बाद हम लोग परमाणु संरचना शुरू करेंगे। तो आज देखते हैं, पहला है आसवन, मतलब वाष्पशील द्रव को उसमें अवाष्पशील अशुद्धियों को अलग करने का यह आसान तरीका है। यानी कि जल में अगर कोई अघुलनशील पदार्थ या जो वाष्प नहीं है, ठोस पदार्थ कोई उसमें अगर मिल गया है और उसको हमको अलग करना हो तो कैसे अलग करेंगे? जल को गर्म करेंगे, जिसे डिस्टिल वाटर जो होता है इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि जो जल हम जानते हैं कि 100 डिग्री पर क्या होगा, जल वाष्प में परिणित हो जाएगा। इसको एक पाइप की मदद से अलग इसको संग्रहित कर लेंगे और जो अशुद्धि है वह एक पॉट में जमा रह जाएगा और जल जो शुद्ध पदार्थ होगा जो वाष्पशील वह अलग दूसरे बीकर में प्राप्त कर लिया जाएगा। इसे क्या कहते हैं? आसवन। दूसरा होता है रवाकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन। यानी इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रिस्टल के रूप में, छोटे दानेदार रूप में प्राप्त करेंगे। इसमें किसी ठोस पदार्थ को उसके घोल से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें किसी ठोस पदार्थ है को उसके घोल, किसी घोल में मिल चुका है तो घोल से अलग कैसे करेंगे? इसी प्रकार की तो वह दानेदार के रूप में अलग हो जाए। इस विधि के द्वारा रवादार ठोस पदार्थ के घोल को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। 3 शब्द मिलेगा आपको, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। तो गलनांक मतलब क्या? जिस पर बर्फ या कोई पदार्थ द्रवित रूप में हो जाए। क्वथनांक मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई द्रव उबल कर भाप के में बनना शुरू हो जाए। और हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कोई द्रव जम जाए और वह ठोस रूप में, क्रिस्टल के रूप में हो जाए। तो क्या करेंगे? इस विधि के द्वारा जो रवादार ठोस पदार्थ के घोल को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है। इसके बाद कमरे के ताप तक ठंडा करेंगे और पहले इसको छान लिया जाता है। इससे ठोस शुद्ध पदार्थ रवाकृत होकर अलग हो जाता है। ठोस पदार्थ उसमें जम जाएगा, वह साइट हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को या जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक सल्फेट को अलग किया जाता है। और आंशिक आसवन, इसमें क्या होगा? 2 या 2 से अधिक द्रव का मिश्रण जिसके क्वथनांक अलग अलग हो, यानी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, उन्हें पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, आंशिक आसवन। जब किन्हीं 2 ठोस पदार्थों का किसी विलायक में आंशिक रवाकरण, यानी जब किन्हीं 2 ठोस पदार्थों का किसी विलायक में घुलनशीलता अलग अलग हो तो क्या अपनाएंगे हम लोग? आंशिक रवाकरण। और ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेबल, मतलब इसकी क्या? एक वैसा पदार्थ है, जैसे क्या नाम है उसका? कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड, एंथ्रासीन, आयोडीन। बार बार एग्जाम में आता है। इसमें क्या होता है? यह ठोस में रहेंगे लेकिन यह द्रव में नहीं होंगे, डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। जब 2 ठोस पदार्थों के मिश्रण में एक पदार्थ ऊर्ध्वपाती तथा दूसरा अनूर्ध्वपाती हो, यानी एक पदार्थ जो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाए और दूसरा ठोस से द्रव होगा या ठोस में रहेगा, तो इसमें यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या आता है? तो कपूर बार बार एग्जाम में आता है। अवसादन और निस्तारण, तो क्या है? यह विधि द्रव में निलंबित कणों को अलग करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसमें निलंबन को बिना हिलाए कुछ देर तक छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार क्या होगा? कोई बीकर में रखेंगे, उसमें कोई मिश्रित पदार्थ हो गया, कोई मिल गया है, इसको हम लोग एकदम स्थिर से छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो भारी पदार्थ है वह नीचे बैठ जाएगा और जो ऊपर जो द्रव है ऊपर साफ रहेगा। इस प्रकार हम लोग इस द्रव को अलग छान कर अलग रख लेंगे। इस प्रकार ये होगी। इसका नाम क्या है? तो अवसादन। इस प्रकार साफ पदार्थ ऊपर आ जाता है जिसे छान लिया जाता है तथा अवांछित पदार्थ तली में पड़ा रह जाता है। इस विधि को आसवन कहते हैं, अवसादन कहेंगे, आसवन नहीं, अवसादन। साफ द्रव को सावधानी पूर्वक दूसरे बीकर में अलग कर लिया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? तो निस्तारण कहा जाता है। और वर्णलेखन यानी क्रोमैटोग्राफी, किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों की किसी अधिशोषक पदार्थ में अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है तो उसको क्या कहेंगे? उसको वर्णलेखन विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब हो गया। इसलिए जब किसी द्रव या गैसीय मिश्रण को किसी अवशोषक वस्तु से गुजारा जाता है तब विभिन्न अवयव विभिन्न दूरी तक चलकर पृथक हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? वर्णलेखन या क्रोमैटोग्राफी। जैसे
अगर इंक गिर जाता है तो उसको सोखने के लिए कैसे रुई लगा कर ले जाएंगे, सटाएंगे उसमें, तो वह इंक को सोख लेगा, तो क्या कहेंगे, वही वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। एटामोलाइसिस मतलब 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा, तो एटामोलाइसिस। यह विधि इस बात पर आधारित है कि भिन्न भिन्न अनुभार वाले गैसों का विसरण दर अलग अलग होता है। और चुंबकीय विधि, ये तो हर कोई जानता होगा, जब 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के मिश्रण में एक पदार्थ चुंबकीय हो दूसरा अचुंबकीय हो। निस्यंदन यानी जब किसी द्रव में कोई अघुलनशील पदार्थ हो तब कैसे अलग करेंगे, तो उसका नाम है निस्यंदन। अब आगे देखेंगे हम लोग परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु क्या होगा, तो किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाती है लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, तो उसका नाम क्या है, परमाणु। इसी तरह आता है अणु। अणु मतलब क्या, किसी तत्व का सबसे छोटा पदार्थ है जो स्वतंत्र रह सकता है, उसको कहते हैं अणु। परमाणु का नामकरण किसने किया, डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इनके अनुसार यह न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। इन्होंने बताया, तो डाल्टन महोदय ने बताया था। इसी तरह थॉमसन की परमाणु संरचना, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है, यह धनावेशित गोला है, यानी पॉजिटिव है, इसका आवेश है, लेकिन जिसमें ऋण आवेशित कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि पूरा परमाणु उदासीन हो जाता है। यानी कि इसमें कहीं कहीं ऋण आवेशित कण भी होंगे ताकि यह कुल इसका जो बैलेंस है क्या हो गया, 0 हो गया। इसको क्या कहा जाता है, वो तरबूजा जो होता है ना, लेमन, उसमें जो बीज रहता है वही लेमन फार्मूला या कुछ नाम है इसका, वही इनका से संबंध। क्या नाम है, तो थॉमसन की परमाणु संरचना है। दूसरा है रदरफोर्ड की परमाणु संरचना। इनके अनुसार परमाणु का एक नाभिक होता है, यानी पूरा ये परमाणु है तो इसमें एक नाभिक बताएं, जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान और तथा कुल धनावेशित केंद्रित रहता है। किनके अनुसार, तो रदरफोर्ड के अनुसार। यानी कि इन्होंने बताया कि जो परमाणु है ये पूरा खोखला है लेकिन बीच में उसका एक पिंड है और इसी में ही कुल द्रव्यमान और कुल पॉजिटिव चार्ज फिक्स स्थिर रहता है। क्योंकि इन्होंने प्रयोग किया था कौन, तो सोने के पत्थर पर जो इन्होंने किरणें गुजारा, जिसमें सारे किरणें तो वापस नहीं आए, एक किरण वो वापस आया था, तो उसे क्या समझे थे कि बीच में जरूर कुछ केंद्र है। ऋणावेशित कण, इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए ऋणावेशित कण मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं, यानी बीच में नाभिक हो गया, ये पॉजिटिव है और ये भार वाला, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है जो विभिन्न कक्षाओं में होगा। इस तरह से इसका कक्षा होगा बहुत तरह। नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन परमाणु के आयतन की अपेक्षा नगण्य है, यानी नाभिक का जो आयतन है यह परमाणु के कुल आयतन की अपेक्षा कुछ नहीं, 0 है। परमाणु की त्रिज्या कितना होगा, तो 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या। वहीं नाभिक की त्रिज्या तो 10⁻⁻15 मीटर के लगभग होती है, यानी कितना छोटा होगा। परमाणु का नाभिक परमाणु का केंद्र है जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेशित केंद्रित होता है। इसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन, एक न्यूट्रॉन, नाम ही न्यूट्रॉन यानी आवेशहीन, दूसरा प्रोटॉन यानी धनावेशित। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर ही न्यूक्लियस बनता है और परमाणु का बाहरी भाग क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या समझे कि न्यूट्रॉन आवेश रहित है, यानी यह परमाणु का अगर केंद्र हो गया तो देखे थे कि समस्त द्रव्यमान परमाणु में ही है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर पूरा वेट यानी उसका मास। और न्यूट्रॉन तो आवेशहीन है, अतः पॉजिटिव जो साइन होगा किस पर होगा, तो प्रोटॉन पर होगा। लेकिन यह न्यूट्रल कुल आता है किस लिए, क्योंकि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटेगा वह निगेटिव होगा, अतः निगेटिव पॉजिटिव बराबर यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा। परमाणु का बाहरी भाग क्या कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश ऋणावेश होगा, इसका मान 1.602 पर पावर 18 गुना 10⁻⁻19 होता है, इसका मान याद कर लीजिएगा। और इसका आविष्कारक या खोजकर्ता, आविष्कारक नहीं खोजकर्ता, तो जे थॉमसन। इसी तरह प्रोटॉन यह धनावेशित होगा, इसका मान भी इतना ही होगा प्रोटॉन का, लेकिन यह पॉजिटिव होगा यानी प्लस 1.602 पर पावर
-18 गुना 10 पर पावर -19 होगा। और इसके अब इस खोजकर्ता तो गोल्डस्टीन तथा रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन यह उदासीन कौन है, और इसके खोजकर्ता तो जेम्स चैडविक है। और नाभिकीय बल सभी न्यूक्लियस के बीच एक आकर्षक बल होता है नाभिकीय बल यानी सभी न्यूक्लियस के बीच एक आकर्षक बल का उत्पन्न होना ही न्यूक्लियस नाभिकीय बल कहलाता है। न्यूक्लियस मतलब क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो बल उत्पन्न होगा उसी को ही नाभिकीय बल कहेंगे। नोट, हाइड्रोजन के प्रोटियम 1H और 1H1 समस्थानिक नाभिक में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन यानी न्यूट्रॉन नहीं होता। किसमें, तो हाइड्रोजन के प्रोटियम में। कक्षा क्या होगा, परमाणु के नाभिक यह है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय पथों में घूमते रहते हैं। इन वृत्तीय पथों को कक्षा या सेल कहते हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट यानी कक्षा, और जिसे KLMN के द्वारा निर्देशित किया जाता है, यानी कि प्रायः 4 कक्षा होते हैं। तो कैसे देखते हैं, बताते हैं। यह नाभिक हो गया, इसकी पहला कक्षा इसको हम लोग कहेंगे K, दूसरा कक्षा यह L, तीसरा कक्षा M तथा चौथा कक्षा N। तो होता क्या है कि जो पहला कक्षा है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो K में 2, इसी तरह L में, तो L में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो L में इलेक्ट्रॉनों की क्षमता 8 हो सकती है। उसके बाद M, तो M में क्या होगा 18, और N में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 रह सकती है। यही फार्मूला है, इतना ही समझ लीजिए, इसे देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अच्छा K में तो 2 गुना 1 स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 गुना 2 बराबर 2, यानी पहले में 2। इसी तरह L में 2 गुना 2 स्क्वायर, तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 है। इसी तरह M में इसमें 2 गुना 3 स्क्वायर, ये स्क्वायर है सब, तो 3 3 9 गुना 2 यानी 18, और N में 2 गुना 4 स्क्वायर यानी 4 चुका 16 दूनी 32। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 8। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा के पहले वाली कक्षा को, यानी अगर कोई लास्ट कक्षा है इसे पहले वाली कक्षा को क्या कहेंगे, अंतिम कक्षा के पहले वाली कक्षा को पेनल्टीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट कहते हैं कक्षा, तथा पेनल्टीमेट से पहले वाली कक्षा को एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। उपकक्षा और कक्षा के विभिन्न भाग, तो जो कक्षा होगा KLMN, तो इसके कुछ उपभाग होते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, SPDF है, ये भी 4 होंगे। उसी तरह K कक्षा के एक उपकक्षा होगा, क्या नाम है उसका, S। K कक्षा के एक उपकक्षा है S, L के 2 उपकक्षा S और P, M के 3 उपकक्षा SPD, और N के 4 उपकक्षा यानी SPDF है। और S में कितने जो उपकक्षा है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। P उपकक्षा में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D उपकक्षा में अधिकतर 10 इलेक्ट्रॉन तथा F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास मतलब क्या, विभिन्न कक्षाओं तथा उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे यह कैल्शियम है, कैल्शियम में कितना हो गया 20 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे होगा, यह उसका नाभिक है, तो इसकी पहली कक्षा में हम लोग जानते हैं कि अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और किसी भी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो दूसरा में कितना होगा 8, तीसरा में भी 8, और बचा चौथा, तो चौथा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन हम लोग आगे जानेंगे कि कौन संतृप्त होगा और असंतृप्त कैसे होता है। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की n संख्या 2n स्क्वायर ही होती है। 2n स्क्वायर से ना अधिक होगी, कम तो हो ही सकती है, अधिक नहीं हो सकती है। इसे ही बोर-बोरी योजना कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कैल्शियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है।
क्योंकि सारे पदार्थ तत्व अपने अंतिम कक्षा में क्या करना चाहेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। अगर किसी को भी 8 ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो वह संतृप्त हो गया, वह शांत हो गया, वह ज्ञानी पुरुष हो गया, वह किसी से भी क्रिया नहीं करेगा, ना वह गुस्सा करेगा, ना वह रोएगा, कुछ नहीं करेगा। इसीलिए सब के सब चाहते हैं कि हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें। इसीलिए अगर किसी के पास कम है, किसी के पास 7 है, तो अब क्या होगा, कोई 7 उसको देगा ना देगा, तो वह मांगेगा किसी से 1 मांग लेगा, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यह भी शांत होने की कोशिश करेगा। हीलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 0 होता है, एक मात्रा याद कर लीजिए। कोर इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर सभी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन था, तो अंतिम वाला कक्षा, उसको छोड़कर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कैल्शियम में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस 2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब यानी 2 8 8 यानी 8 2 10 और 18 इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कोर इलेक्ट्रॉन में आएंगे। इसी तरह अब संयोजकता, किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो त्याग करेगा या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसे ही संयोजकता कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसे एक संयोजकता वाले तत्व कौन कौन है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरस, क्लोरीन, बेरियम और आयोडीन, इन लोगों की संयोजकता 1 होती है। यानी या तो इन लोगों के पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे या इन लोगों के पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि या तो दे सकते होंगे या 1 दे देंगे या 1 लेने की स्थिति में होंगे। अगर 1 दे देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर 1 ले लेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। दूसरा, इनके कक्षा में ये 2 संयोजी वाले ये तत्व हैं, कौन कौन, तो बेरियम, मैग्नीज, कैल्शियम, बोरोन और O फॉर ऑक्सीजन, यह बेरिलियम है, सॉरी 2, और 3 वाले में अल्मोनियम और नाइट्रोजन, इनके इलेक्ट्रॉन में के अंतिम ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथा, यानी ये जो तत्व हैं जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी या तो ये 4 देंगे या 4 किसी से लेंगे। क्वार्क क्या होता है, परमाणु के मूल कण जिन कणों के मिलने से बने होते हैं, इनके अस्तित्व के विषय में सर्वप्रथम अमेरिकी भौतिक शास्त्री, क्या नाम था, मुरे गेलमान तथा जॉर्ज जविग ने 1964 में बताया था। क्वार्क पर क्या होता है, क्वार्क पर तो आंशिक आवेश होता है। तो क्या समझे हम लोग, परमाणु के मूल कण जिन कणों के बने होते हैं उसे ही क्वार्क कहते हैं। अब परमाणु संख्या, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या क्या होती है, तो परमाणु संख्या कहलाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोनों की संख्या। और हम लोग जानते हैं कि प्रोटोनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किसी तत्व का रासायनिक गुण परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किसी एक तत्व के सभी परमाणु की परमाणु संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु संख्या ही तत्व की पहचान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार सजाया जाता है। और द्रव्यमान संख्या, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल मास बराबर द्रव्यमान संख्या, यानी कि दोनों का जो इलेक्ट्रॉन जो संख्या होगा उसको जोड़ दीजिए तो वह द्रव्यमान संख्या आएगा। जैसे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योगदान को द्रव्यमान संख्या यानी उसका कुल मास कहते हैं। किसी एक तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे कार्बन 14 और कार्बन 12। इन दोनों में क्या है, इन दोनों में प्रोटॉन तो बराबर हैं, दोनों में 6 हैं, यानी इन दोनों का संख्या बराबर है। लेकिन जो न्यूट्रॉन है इसमें न्यूट्रॉन में अंतर है। न्यूट्रॉन में कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन है। अतः इनका द्रव्यमान संख्या अलग हो गया, लेकिन जो क्रमांक संख्या है वह सेम है। यहाँ देखिए कुछ तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक दिया हुआ है और परमाणु भार दिया हुआ है। जैसे बी फॉर बोरोन, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होगा और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 10, यानी इसमें 5 प्रोटॉन होंगे और 5 न्यूट्रॉन होगा। इसी तरह कार्बन में 6 क्रमांक संख्या और द्रव्यमान संख्या 12, यानी 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और जितना
प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। इसी तरह बोरोन में भी 5 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह नाइट्रोजन, इसका क्रमांक संख्या है 7, नाइट्रोजन का सिंबल कैपिटल N, और द्रव्यमान संख्या 14, यानी कि इसमें भी 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी 7, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 8 है क्रमांक संख्या, यानी प्रोटॉन की संख्या 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8, यानी इसका परमाणु भार कितना होगा तो 16 होगा। इसी तरह से आगे देखते चलिए। यह फ्लोरीन में 9 परमाणु संख्या और 18 द्रव्यमान संख्या। नियोन Ni में परमाणु संख्या 10 और परमाणु भार 20। सोडियम में परमाणु संख्या 11 है लेकिन परमाणु भार 23 है। और मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम में परमाणु संख्या 12 है और द्रव्यमान संख्या 24। वहीं सोडियम में क्या था, परमाणु संख्या 11 है, यानी प्रोटॉन की संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान 23, यानी इसमें क्या होगा 12 न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यानी प्रोटॉन 11 तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। एल्युमिनियम, इसमें परमाणु संख्या 13 और परमाणु का भार 27। सिलिकॉन Si, इसमें परमाणु संख्या 14 और भार 28। फास्फोरस में परमाणु संख्या 15 और परमाणु भार 31, यानी इसमें प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन 15 लेकिन न्यूट्रॉन हो गया 16। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।